जी नमस्कार। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं सौर मंडल के बारे में। ठीक है, लगातार हम लोग खगोलिकी का अध्ययन कर रहे हैं और अभी लगातार अध्ययन करते ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग बाल में खाल निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर के एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई जितनी टॉपिक्स हैं सब कुछ समझना है हमको, है ना, बृहद स्तर पर। ठीक, तो आज हम लोग की टॉपिक है सोलर सिस्टम, अपने सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और आप सामने देख रहे होंगे चित्र, इन्हीं के बारे में कुल मिला के चर्चा करना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? अपने सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लूटो की। इन सब के बारे में बात करूंगा। अच्छा, 2 सेक्शन में 2 लेक्चर में पूरा सब कुछ कवर होगा, क्योंकि एक में तो हो नहीं पाएगा, तो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो सबसे पहले जानते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो यानी कि यम की बात करें तो यम क्या सौरमंडल का भाग है? तो हम कहेंगे हाँ, यह सौरमंडल का भाग है। हमें कई बार लगता है सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ये सौरमंडल का भाग है, इतना पता रहे। ठीक है, लेकिन अब यह क्या नहीं है? लेकिन अब यह ग्रह यानी प्लेनेट नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? अब यह ग्रह नहीं है। उसका कारण क्या है? यह ग्रह क्यों नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कब से नहीं है? 2006 से नहीं है। जान लीजिए कि यह ग्रह क्यों नहीं है। दरअसल जब कोई ग्रह की श्रेणी में किसी भी पिंड को जब रखा जाता है, तो उसके पीछे की वजह ये होती है। यहाँ देखिएगा, ये है यूरेनस और ये है नेपच्यून, अरुण वरुण। तो जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है क्या, इस तरीके से ये अरुण, और अरुण के बगल में जो है लगा हुआ है क्या, वरुण, और वरुण भी ऐसे घूम रहा है। और ये घूमते घूमते क्या करता है कि ऐसे कक्षा को काट देता है। कोई भी ग्रह जब घूमेगा, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो वो किसी दूसरी ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करेगा, और ये 2 बार काटता है। देख रहे हैं ना, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यही कारण है। ठीक है, तो जानते रहें आप कि प्लूटो को हम लोग ग्रह की श्रेणी में अब नहीं रखते हैं। अर्थात कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं। कुल 8 ग्रह हैं। बात समझ आई? तो ये प्लूटो के बारे में सामान्य जानकारी है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं सूर्य और अपने पृथ्वी के बारे में। जैसे बात किया जाए किसके बारे में? सूर्य के बारे में। और यहाँ पर क्या है? अर्थ, पृथ्वी है। तो पृथ्वी से देखा जाए तो सूर्य की जो औसत दूरी है वो लगभग 14.97 करोड़ किलोमीटर है। क्या? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस की बात करें, कितना? 14.97 करोड़ किलोमीटर है। बात समझ आई? 14.97 कह सकते हैं आप। ठीक है, करोड़ किलोमीटर है। ये एक एवरेज डिस्टेंस है, दूरी है पृथ्वी से सूर्य की। अब थोड़ा सा यहीं पर एक वर्ड समझ लेते हैं, उपसौर और अपसौर के बारे में। किसके बारे में? उपसौर और अपसौर 2 वर्ड हैं जो वनडे में खूब पूछे गए हैं। ठीक है, वनडे है, सिविल है, हर जगह यह प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि थोड़ा फैक्ट है, लेकिन परीक्षाओं में हमेशा पूछा गया है। क्या है ये उपसौर और अपसौर? इसके बारे में थोड़ा सा निगाह डालना है। जैसे आप मान लें कि यहाँ पर ये सूर्य है, थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि सूर्य है, तभी कहानी समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छा। और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी कुछ इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमती है। उधर दिख रहा है कि नहीं? एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ सूर्य है और सूर्य के पास में क्या है? सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है वह चक्कर लगा रही है। सूर्य एकदम मध्य में नहीं होता, किसी एक तरफ फोकस पर होता है, ऐसा केपलर ने बताया था। अगर आप पढ़े होंगे केपलर के नियम के बारे में, ग्रह से संबंधित नियम के बारे में, तो उसने बताया है केपलर ने कि जो पृथ्वी है वो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमती है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब कि एकदम वृत्ताकार नहीं, बल्कि बीच में कुछ दबी हुई यानी चपटी होती है, इस तरीके से। अब एक स्थिति ये है कि पृथ्वी जो है वह जो है सूर्य के नज़दीक है, और एक स्थिति ये होती है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य से
दूरी पर होती है। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य से ध्यान दीजिएगा, जब नज़दीक होती है तो इसी स्थिति को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है उपसौर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपसौर। ठीक, ये स्थिति को समझना जरूरी है। इसी को बोलते हैं पेरीहीलियन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। ये घटना कब की है? ये होती है 3 जुलाई को। कब होती है? 3 जनवरी को। ठीक, दरअसल सूर्य से पृथ्वी की दूरी यहाँ पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूरी लगभग कितना हो जाती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। ठीक है, यानी कि जब आपसे पूछा जाए उपसौर क्या है, तो आप बताइएगा यह पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी होती है। ठीक है ना, ये क्या है? उपसौर का मतलब क्या है? यहाँ पर पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी है। ठीक है, और ऐसी ही एक स्थिति अगर इधर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरस्थ होती है, दूरी पर होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। इसी स्थिति को बोला जाता है क्या? अपसौर। क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है अपसौर, या इसी को आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं एपीहीलियन। क्या बोल सकते हैं? एपीहीलियन। खूब परीक्षा में पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान देते रहिएगा। एपीहीलियन, हिंदी अंग्रेजी कुछ भी पूछे आपको पता होना चाहिए। ये पृथ्वी की वह स्थिति है जब यह सूर्य से क्या होती है? दूरस्थ बिंदु पर होती है। आपको बता दें कि यह डिस्टेंस होती है लगभग 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, 15.20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है कौन? तो पृथ्वी स्थित है। ये स्थिति आप समझ गए होंगे। ये घटना कब की है? ये घटना होती है 4 जुलाई को। ये भी समझना जरूरी है। कब? 4 जुलाई को ये घटना घटित होती है। तो मेरे ख्याल से अब ये बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाती है? तो आप बताइए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार, सिर्फ वृत्ताकार नहीं, आप क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, और एक स्थिति यहाँ पर समझ लेते हैं उपसौर और अपसौर की। ठीक है, जब उपसौर की स्थिति होती है, क्या बता रहा हूँ? जब उपसौर की स्थिति होती है तब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कब? ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और जब यही पृथ्वी सूर्य से दूरी पर होती है तब समय कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। बात समझ आई? तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। कभी कभी किताबों में ये लिखा रहता है, कभी ये लिखा रहता है, लेकिन अगर आपसे स्पेशली पूछता है तो आप सब कुछ जानते रहें कि उपसौर क्या है, अपसौर क्या है ना, पेरीहीलियन के बारे में और एपीहीलियन के बारे में, है ना। 3 जनवरी, 4 जुलाई, इन घटनाओं के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सौरमंडल में दूरी को मापने के लिए किस प्रकार की इकाई का प्रयोग करते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं, देखते हैं। आप शायद नाम सुने होंगे खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। इसी के बारे में कुल मिला के बात करना। जैसे अपने यहाँ हम लोग धरातल पर माइल का प्रयोग करते हैं, समुद्र में नॉटिकल माइल का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही जो है अंतरिक्ष में दूरियों को नापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, है ना, लाइट ईयर का। तो उसी में से एक की पहले बात कर लेते हैं, किसका? खगोलकीय या खगोलीय दूरी। ठीक है, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई के माध्यम से क्या करते हैं? तो खगोलकीय इकाई के माध्यम से हम लोग सौरमंडल की दूरी नापते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सौरमंडल में
जैसे मान लीजिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को नापना हुआ तो किसका प्रयोग करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। हमको यह भी पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में जब ऑप्शन रखता है तो वहाँ एक बार यहाँ माइनस लगा के जरूर रखिएगा और यहीं आपसे गलती होने की संभावना। ये बहुत बड़ी दूरियां हैं तो माइनस में तो हो ही नहीं सकता किसी तरीके से। दूसरी जो हम लोग दूरी नापने के लिए प्रयोग करते हैं, खगोलीय दूरी नापने के लिए प्रयोग करते हैं, उसका नाम है प्रकाश वर्ष। क्या नाम है, लाइट ईयर, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो होता है खगोल की इकाई से भी बड़ी दूरियों को, जैसे ये ग्रह के बीच की दूरी को नापने में किसका प्रयोग कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है, इसके माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की दूरी को नापा जाता है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को नापा जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा यह होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है बातें इसके बारे में, प्रकाश वर्ष के बारे में। तो दोनों के माध्यम से हम लोग नापते दूरी ही हैं, लेकिन जब प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी दूरियों को मापते हैं, जैसे एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, और इसके माध्यम से जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी को मापते हैं। तो ये बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, देखिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग ग्रहों के बारे में। ग्रह, अभी इस पर तो हम लोग आए नहीं हैं, इसको बस आप देखते रहिएगा, आपको अच्छा लगता रहेगा, मजा आएगा देख करके, लेकिन अभी इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर हमको पर्याप्त समय चाहिए विधिवत तरीके से बात करना। अभी आपको कुछ फंडामेंटल जो शब्द हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मूल शब्द हैं जो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित हैं, खगोलिकी से संबंधित हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि ग्रह क्या है, तो ग्रह दशा जो पंडित जी बताते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग ग्रह का मतलब है कि जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सामान्य तौर पर यही ना बताते हैं। आपसे अगर पूछा गया ग्रह क्या है तो आप बताएंगे कि ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है वही ग्रह है। नहीं है वो ग्रह। ऐसे तो एस्ट्रॉइड भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या इसे ग्रह कह देंगे, क्या नहीं कहेंगे। यम प्लूटो भी तो चक्कर काट रहा है, उसे हमने ग्रह क्यों नहीं कहा। 2006 में उसको क्यों ग्रह की श्रेणी से हटा दिए, क्या कारण है। उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि इसके कुछ कंडीशंस हैं, उन्हीं कंडीशंस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि यह सूर्य की परिक्रमा करेगा। ठीक, ग्रह क्या करेगा, प्लेनेट सूर्य की परिक्रमा करता है, सही बात है। दूसरी बात क्या है, एक जो पर्याप्त ग्रेविटेशन होना चाहिए ना, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण, वो भी होना चाहिए इसमें। और सबसे बड़ी बात ध्यान से समझिएगा, तीसरी जो इसकी जरूरी बात है, ग्रह का ऑर्बिट। याद रखिए, ग्रह का ऑर्बिट किसी अन्य ग्रह के ऑर्बिट को काटना नहीं चाहिए। बात समझ पा रहे हैं। और इसी बेस पर तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया गया। जैसे देखिए तरीका क्या है, जब कोई ग्रह जो है, मान लीजिए सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ऐसे कोई ग्रह चक्कर काट रहा है, तो दूसरा जब इसके साथ अन्य कोई ग्रह जब चक्कर काटेगा तो वो एकदम स्पष्ट अपनी अलग से ऑर्बिट बनाएगा, अलग उसकी कक्षा बनेगी। अगर मान लीजिए यहीं पर कोई एक ग्रह ऐसे काटते काटते इस तरीके से काट दिया कक्षा को, यहाँ से इसे काटते हुए चला आया, तो इसका मतलब कि यह ग्रह की श्रेणी में नहीं है, या जो ग्रह का नियम होता है उसको ये क्रॉस कर रहा है, तो उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। बात समझ आई, इसीलिए यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो समझ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। आगे देखते हैं, अब क्या समझना है हमको। अब समझना है हम लोगों को क्षुद्र ग्रह के बारे में, एस्टेरॉइड्स के बारे में। किसके बारे में, क्षुद्र ग्रह। वनडे में पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो आप याद रखिए, इधर देखिए मंगल, यहाँ देखिए बृहस्पति, मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे क्या हैं,
यहाँ पर आपको आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे होंगे। ये इनके हिसाब से अगर ग्रहों के हिसाब से तुलना कराएं तब छोटे हैं, हमारे आपके हिसाब से ऐसे हैं कि धरती पे गिरे तो गड्ढा बना दिए, इतना गड्ढा कि झील का निर्माण हो जाए, है ना। इंसान के ऊपर गिर जाए तो इंसान की साथ पुश्तें फिर खत्म हो जाएंगी, समझिएगा। तो ये आकाशीय पिंड होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं। क्या हुआ बेटा? पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक है। ये बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं जो क्या करते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, क्षुद्र। क्षुद्र मतलब जो छोटा, इन्हीं को अंग्रेजी में एस्टेरॉइड बोला जाता है। ये एक बेल्ट पूरा बनाता है, इसीलिए इसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए ये कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि यह मार्स यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाया जाता है। ये एक्चुअल में होते क्या है, तो आप बताएंगे कि यह पृथ्वी के, इसके बारे में जब बताएंगे तो आप बताएंगे कि यह पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक है। साथ में आप बता सकते हैं ग्रहों के मलबे हैं। क्या हैं? ग्रहों के मलबे हैं, जो कि ये भी चक्कर काटते रहते हैं सूर्य का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यही जो है इधर से विक्षिप्त होकर के धरती की तरफ चला आता है, और जब पृथ्वी की तरफ आएगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, घर्षण बल के कारण, वायु के संपर्क में आते ही तुरंत ये जलने लगता है। क्या होने लगता है? जलने लगता है। और जब जलने लगता है तो इसी को बोल देते हैं क्या, टूटता हुआ तारा। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टूटता हुआ तारा, या इसी को उल्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्का भी कह देते हैं, उल्का, या इसी क्या कहते हैं, टूटता तारा। लोग कहते हैं ना कि दुआ मांगो कबूल होगी, कुछ नहीं होगी। दुआ मांगने से कबूल होती तो सब टूटता तारा को देख के दुआ ही मांग लेते, सब राजा बन बैठते हैं, सब मोदी बन जाते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वो टूटता हुआ तारा खुद ही जो है किस्मत खराब है, तो धरती में आते ही क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। कारण क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में तमाम गैसेस हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, वो जलने लगता है। इसी को बोलते हैं टूटता हुआ तारा। एक स्थिति ये समझिए कि इसे उल्का कहा जाता है। अब एक शब्द यहीं पर समझते हैं, उल्का पिंड क्या है। नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा ना, एक मिनट। अब यहां पर समझते हैं हम लोग उल्का पिंड क्या है। दरअसल कभी कभी क्या होता है, जब बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जब धरती की तरफ आता है और धरती के वातावरण में, वायुमंडल में आने के पश्चात जलने लगता है, और जलने के बाद भी यह पूरी तरीके से राख नहीं हो पाता, खत्म नहीं हो पाता, और धरती के प्रभाव में सतह पर जब आ जाता है तो इसी को बोलते हैं क्या, उल्का पिंड बोल देते हैं। तो इस तरीके से उल्का पिंड मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब ऐसे ही समझ लेते हैं पुच्छल तारा क्या होता है। क्या? उच्छल तारा। उच्छल तारा के बारे में आपको बता दें, जब इस तरफ से कोई जैसे गैसीय पिंड जब चलता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, उच्छल तारा को समझना जरूरी है। अब ये सूर्य है, अब इधर से कोई एक गैसीय पिंड चला इस तरफ, तो जब ये सूर्य के इधर से आकर के कहाँ, जब सूर्य के अट्रैक्शन में आता है, सूर्य के वातावरण में जब ये पहुँचता है, तो होता क्या है, यहाँ पर ये बर्न होने लगता है, जलने लगता है, और जलने के पश्चात क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसेस होती हैं वो कुछ इस तरीके से पूंछ के रूप में दिखाई पड़ती है। तो इसी क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा। जिधर सूर्य होता है उसके विपरीत दिशा में एक पूंछ के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। होते आकाशीय पिंड ये भी हैं, लेकिन ये सूर्य की तरफ चले जाते हैं, तब इन्हें उल्का पिंड न बोल करके क्या बोलते हैं, जो है उच्छल तारा बोलते हैं। इसकी अपनी और भी विशेषताएं जो 76 वर्ष वगैरह में दिखाई देता है, ठीक है। इन सब के बारे में बात करेंगे और अगली क्लास में आपको बताएंगे इन सभी की विशेषताओं के बारे में। जैसे बृहस्पति के बारे में जानते हैं आप कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा है ना, इसी के सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास है। शनि के चारों तरफ जो है एक सुनहरा जो है देखने में रिंग पाया जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। इस तरीके से इसके बारे में बताएंगे। भोर का तारा, सुबह का तारा, शाम का तारा, जो और विशेषताएं हैं इनसे जुड़ी हुई, इन सब पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों से कल पुनः मिलते हैं। थैंक यू।